हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज दोस्तों मैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया, टिश्यू। टिश्यू सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यूपी सुपर टेट हो गया, और आपका यूपी स्पेशल बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। जितने भी एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं भारत में, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर करते हम लोग चलेंगे, टिश्यू क्या होता है। तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बायचैट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टैक्सर से हुआ। टैक्सर का अर्थ होता है बुनना, वीव होता है। ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया था। कौन दिया था? एन ग्रीव ने दिया था। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सिलो माल्फिगी ने की। इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। किसे? मार्सिलो माल्फिगी को। ऊतक क्या होता है दोस्तों? ऊतक समान कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी एक काम को करते हो, उसे ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी एक काम को करते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। सभी कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक ही कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतर कोशिकीय स्थान कहा जाता है। इस स्थान में विशिष्ट प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे अंतर कोशिकीय द्रव कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में या सामूहिक रूप में मैट्रिक्स कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं, तथा इस स्थान में विशेष द्रव भरा जाता है, इसे अंतरकोशिकीय द्रव कहते हैं। इसे कॉमन रूप से मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप प्लांट टिश्यू, पादप कोश ऊतक और जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अस्थायी ऊतक और विवाह ज्योतिकी ऊतक। इसमें चलेंगे। पहला अस्थायी ऊतक में, इस प्रकार के ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं करती है। यह दो प्रकार का होता है। अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं करती है। ये भी दो प्रकार का होता है। सरल ऊतक। तो सिंपल टिश्यू में क्या होता है? इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के ऊतक आते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा मृदु ऊतक, दूसरा हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा हो जाएगा दृढ़ कोण ऊतक। तो पहला चलेंगे मृदु ऊतक पे। इसमें एक ही प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं समव्यासी होते हैं। क्या होते हैं? समव्यासी होते हैं। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। यह कोशिका के भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है, जैसे आलू, मूली और शलजम। दूसरा है आपका स्थूलकोण ऊतक। क्या? स्थूलकोण ऊतक। स्थूलकोण ऊतक। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये दूसरा है स्थूल कोण ऊतक। स्थूलकोण स्थूलकोण ऊतक। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं का स्पर्श करने वाले सेल वॉल में सेल्यूलोज का जमा पाया जाता है, जिससे सेल वॉल मोटी हो जाती है, जैसे आपका आम, कटहल, जामुन, धान एटसेट्रा। एंजियोस्पर्म जैसे। यह द्विबीजपत्री के तना तथा पत्तियों के ढाल में पाए जाते हैं। एपिड्समल। तीसरा है आपका दोस्तों दृढ़ कोण ऊतक। क्या है? दृढ़ कोण ऊतक। तीसरा क्या है आपका? दृढ़ कोण ऊतक। तीसरा है आपका दोस्तों दृढ़ कोण और ऊतक। दोस्तों इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। यह कोशिका दिखाई में तंतु के समान होते हैं। कोशिकाओं का स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे वयस्क अवस्था में यह कोशिका मृत हो जाती है। यह पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। यह पत्तियों के वेनिस, फलों की अवस्था तथा बीज का आवरण का निर्माण कार्य करता है। यह बीज के कठोर कवच तथा नर्स में पाया जाता है। इसमें दूसरा जो है जटिल ऊतक। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में मिला से होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। इसे ऊड भी कहते हैं। ये नलिका के समान संरचना होती है। इसका निर्माण चार प्रकार की कोशिकाओं से होता है दोस्तों। वेसेल्स, कैचेट्स, जाइलम और पैरेंचाइमा, जाइलम फाइबर। वेसेल्स तथा टैचाइड्स में लिग्निन का जमा होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे जाइलम कहते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है।
दूसरा है आपका फ्लोयम। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान संरचना होती है जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे आपका हो जाएगा स्लेट ट्यूब हो जाएगा, सीओ ट्यूब हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कंपेनियन सेल। तीसरा हो जाएगा फ्लोयम पैरेंचाइमा। तीसरा हो जाएगा फ्लोयम फाइबर्स। सीओ ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्लोयम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है दोस्तों विवाह ज्योतिकी ऊतक। विवाह ज्योतिकी ऊतक, इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं। विवाह ज्योतिकी ऊतक में शामिल कोशिकाएं क्या करती हैं, आपकी विभाजन करती हैं। अस्थायी ऊतक में विभाजन नहीं करती हैं, लेकिन विवाह ज्योतिकी ऊतक में विभाजन करती हैं, जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शीर्ष विभाग ज्योतिकी, और दूसरा हो जाएगा अंतर्वेशी विभाग ज्योतिकी, तीसरा हो जाएगा पार्श्व विभाग ज्योतिकी। तो शीर्ष विभाग ज्योतिकी में पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई वृद्धि होती है। अंतर अंतर्वेशी विभाग ज्योतिकी में पौधों के अंतर्वेशी में पाया जाता है, जिसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई वृद्धि होती है। पार्श्व विभाग ज्योतिकी में यह पौधों की जड़ तथा तनों के किनारों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों के तने की मोटाई या गोलार्ध में वृद्धि होती है। अगला है दोस्तों जंतु ऊतक। पादप ऊतक पढ़ लिए हम लोग, अब आते हैं जंतु ऊतक। तो जंतुओं का निर्माण 4 प्रकार के ऊतक के द्वारा होता है, जो निम्न है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक में दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू, यह शरीर के खुली सतहों ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर की उन सभी जगहों में पाया जाता है जिसकी सतह खुले हों तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा की बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे आहार नली, त्वचा का बाहरी आवरण, श्वसन नली, वायु कोष्ठक, ग्रंथियां, अंडवाहिनी, वृक्क नलिका आदि। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। हिस्टामाइन स्राव करने वाली कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक में मैट्रिक्स में लासिका तथा तंतु पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें मैट्रिक्स में 2 तरह के तंतु पाए जाते हैं, जिसके द्वारा यह 2 प्रकार के संरचना का निर्माण करता है। इसमें पहला कंट्रा हो जाएगा टेंडन। इसका निर्माण श्वेत तंतु के द्वारा होता है, जो कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होता है। यह प्रोटीन एक कठोर संरचना का निर्माण करता है, जिसे टेंडन कहते हैं। टेंडन के द्वारा हड्डियों मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं। दूसरा है लिगामेंट स्नायु। इसका निर्माण पीला तंतु के द्वारा होता है, जो इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। लिगामेंट एक प्रत्यास्थ तथा लचीली संरचना वाली होती है। लिगामेंट के द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। बी है आपका दोस्तों कंकाल संयोजी ऊतक। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जिसे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। स्केलेटल टिश्यू के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिस्टियम कहा जाता है। हड्डी एक छिद्रयुक्त स्ट्रक्चर है। छिद्रों के द्वारा रक्तवाहिनी तथा तंत्रिका तंत्र नर्वस हड्डी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे तंत्रिका आवेग तथा रक्त का बहाव होता है। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है, जिसे इज्वीन प्रोटीन कहते हैं। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है, इसलिए हड्डियों को कैल्शियम तथा फास्फोरस जमा होने वाले अंग के रूप में माना जाता है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क इत्यादि। हड्डियों के बीच में एक छिद्रयुक्त संरचना पाई जाती है, जिसे हैवर्जियन कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवर्जियन कैनल कहते हैं। हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें बोन मैरो कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? बोन मैरो। इसमें हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। दूसरा होता है
आपका लाल अस्थिमज्जा। तो पीला अस्थिमज्जा यह लंबी हड्डियों के बीच मौजूद क्षेत्र में पाया जाता है, इसके द्वारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण किया जाता है। येलो बोन मैरो पीला अस्थिमज्जा नवजात शिशुओं में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पीला बोन मैरो की मात्रा बढ़ती जाती है। लाल अस्थिमज्जा यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच में पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारे में पाया जाता है, इसके द्वारा आरबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। गर्भावस्था में बच्चों का आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। गर्भावस्था में जो बच्चों का आरबीसी का निर्माण होता है किसमें होता है? लीवर में होता है। अब आते हैं उपास्थि यहाँ पे, कार्टिलेज। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। उपास्थि के बाहर एक आवरण कवर पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है जिसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहा जाता है। उपास्थि में छिद्र नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त तथा तंत्रिका का प्रसार नहीं पाया जाता है। रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स तथा नर्वस के नहीं होने के कारण इसे काटने पर रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता, जिसे नाक का अग्रभाग, कान का बाहरी भाग, हवा की नली। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू वसी ऊतक। इसका निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। वसा की बूंदों के आधार पर एडिपोज टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला व्हाइट एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें बड़ी होती है तथा त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ ये पाया जाता है। कौन सा? व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें छोटी होती हैं। इसे एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण कर जिससे शरीर गर्म रहता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। तरल संयोजी ऊतक, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्लड, रक्त। इसमें तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी के कारण इसका रंग लाल होता है। यह पोषक तत्व, हार्मोन तथा O2 और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा है लसिका लिम्फ। यह बिल्कुल रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। आरबीसी के नहीं होने के कारण इसका रंग सफेद होता है। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा रोगों से लड़ने की एंटीबॉडी निर्माण किया जाता है, क्षमता का निर्माण किया जाता है। ब्लड तथा लिम्फ शरीर में अलग अलग बहते हैं। ब्लड जिस नली के द्वारा बहती है उसे ब्लड सेल्स कहते हैं, जबकि लिम्फ के बहने वाले नली को लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स कहते हैं ब्लड जिस नली से बहता है, और लिम्फ जिस नली से बहता है उसको लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तीसरा है पेशी ऊतक। इस ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे मायोसाइट कहते हैं, इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। इस ऊतक के द्वारा शरीर की सभी मांसपेशियों, जिसकी संख्या 639 से निर्मित होते हैं। गुणों के आधार पर पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अरेखित, अनैच्छिक या चिकनी पेशी ऊतक। इस प्रकार के ऊतक में धारियों का या रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। यह ऊतक हमारे इच्छा के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। इस प्रकार की पेशी ऊतक का सतह चिकना होता है, जैसे फूड पाइप, ब्लड वेसल्स। दूसरा है रेखित ऐच्छिक कंकाली पेशी ऊतक। इस प्रकार के पेशी ऊतक में रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। और यह ऊतक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार के पेशी ऊतक हड्डियों से जुड़े होते हैं। इसमें मांसपेशी में धड़कन होती है, जैसे हाथ पांव की मांसपेशी, चेहरे की मांसपेशियां। हृदय पेशी ऊतक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। यह ऊतक शाखाओं में विभाजित होते हैं। इस प्रकार की पेशी ऊतक में रैखिक तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता, जैसे हृदय से संबंधित मांसपेशियां। आज का लास्ट पॉइंट है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। यह आपका तंत्रिका ऊतक का फिगर है दोस्तों। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। साइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसे निसिल ग्रैन्युल्स कहा जाता है, जिसका रंग ग्रे होता है। साइटोन के नीचे वाला भाग एक्सोन कहलाता है, जिसका रंग सफेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रोम कहा जाता है। डेंड्रोन के जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट्स की मदद से न्यूरॉन सूचनाओं का ग्रहण करता है, इसलिए इसे
रिसेप्टर कहा जाता है। एक्सॉन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण होता है जिसे मेडुलरी शीथ कहा जाता है। दो मेडुलरी शीथ के बीच कुछ खाली जगह होती है जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं उत्तेजना उद्दीपन उद्दीपन तथा चालकता में काफी विकसित होती हैं। तो दोस्तों आज के इतना ही। थैंक यू।